नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करती हूं आपका कानूनी चर्चा में। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो पर, हमारे साथ जज साहब मौजूद है। जज साहब सुभाष गुप्ता जी, जो कि रिटायर्ड सेशन जज हैं और आपके साथ रूबरू हो रहे हैं काफ़ी एपिसोड्स के साथ। और जितने भी अब हमारे एपिसोड्स हैं रिगार्डिंग दी लॉ सीरीज़, वो इसी कानूनी चर्चा पे आपको मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो आज का जो टॉपिक है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है फॉर दी IAS एस्पिरेंट्स, KS एस्पिरेंट, KCS, आम पब्लिक, क्रिमिनल लॉयर्स हु स्पेशली डू द क्रिमिनल प्रैक्टिस। तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आम जनता के लिए भी, और जिनको काफ़ी नॉलेज गेन करनी होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में, जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस भी कहते हैं, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। टॉपिक इज रिमांड, बेल, कस्टडी, अरेस्ट। तो आइए आज हम बात करते हैं जज साहब जी से इस टॉपिक पे। सर, आज का जो टॉपिक है वो हमने आज सोच के रखा था कि अरेस्ट, बेल, रिमांड, कस्टडी ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के हिसाब से, जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं उनके हिसाब से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरेस्ट से पहले पहुंचने तक जी, अरेस्ट आजकल ऑर्डिनरी नहीं रही है। नहीं इसमें रही भी है। आपकी जजमेंट आ गई है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, अरनेश कुमार की, यस, कि अगर अरेस्ट पुलिस ने करनी है तो उसमें मैं बाद में आता हूँ। पहले हम ये करेंगे कि थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे ये मैटर जो आपने आज टॉपिक चुना है, जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस का जस्टिस है। का है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में एक सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, एक चाहे प्रोसीजरल वो है, हाँ। आपका इंडियन पिनल कोड हो गई, जी, जो आज है, जो आज वो बनने जा रही है भारतीय भारतीय संहिता, न्याय संहिता, नई संहिता, न्याय संहिता, संहिता। हाँ। तो दूसरा है जो आपको पता है कि जब हम जहाँ पे फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया में लॉर्ड मैकुले ने मैक्यूले ने आईपीसी को इसको ड्राफ्ट किया था ड्राफ्ट किया इसका, था। और इसको लॉ कमीशन ने अलाउ किया था। तो उसके साथ उस वक्त भी प्रोसीजर बना था। 1860 में आईपीसी बनी, इंडियन पिनल कोड, और उसके एक साल बाद 61 में जब देखा उन्होंने प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है तो प्रोसीजर भी बना बनाया। दिया, लेकिन ये वाला प्रोसीजर जो है वो रिपील हो चुका है, पुराना वाला पुराना वाला। जो 1961 का था। अब वाला प्रोसीजर जो हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें आप ये टॉपिक आप ला रहे हैं मिलेंगे जी, आपको, जो हम बात करने जा रहे हैं, वो आ जाएगा 1973, 73 और वो 1974 में वो लागू इन्फोर्स हुआ हुआ था। तो उसमें पहले, सबसे पहले मुझे लगता है, हम जो भी अरेस्ट, जहाँ कोई कस्टडी लेनी है, जहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है, इंक्वायरी होनी है, फर्स्ट सबसे है कि कोई क्राइम होना है, कोई अफेंस होना है। चाहे आपका अफेंस कॉग्निजेबल है, था, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन नॉन बेलेबल बेलेबल है। है। तो ये सारा जो सिस्टम है, तो ये है। ठीक है, आम बात करेंगे क्या होता है। जो आपने अरेस्ट की बात की, इसके साथ में दो और ऐड करूंगा, डिटेंशन भी ऐड करूंगा, कस्टडी भी ऐड करूंगा। अरेस्ट, कस्टडी और डिटेंशन, पहले हम डिटेंशन, इस पे बात चर्चा करें। जी, तो क्या होता है, अरेस्ट की नौबत कब आती है, बंदे को अरेस्ट कब करना है। ठीक है, ऑफेंस हो गया, क्राइम हो गया, एफआईआर लग गई। हम इस डिटेल में जाएंगे कैसे 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपके पास है, एफआईआर कॉग्निजेबल में लगानी। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी उनके पुलिस के पास एक रजिस्टर है, तो वहां पे वो एफआईआर लगती है, जी, वो रिकॉर्ड होता है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन विद परमिशन होती है मजिस्ट्रेट से, और नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट, ना, कॉग्निजेबल में विदाउट, विदाउट, और नॉन कॉग्निजेबल में विद मजिस्ट्रेट। विद ठीक मैजिस्ट्रेट, है, परमिशन ऑफ ये आगे मैजिस्ट्रेट। आपकी जो आपके पास क्राइम एंड हुआ, उसके बाद जो आप कई बार डिटेन करते हैं, कोई सस्पिशन, किस पे सस्पिशन है, कोई एप्रीहेंशन है कि ये क्राइम करेगा, क्राइम करेगा, जहां सस्पेक्ट है कोई किसी क्राइम का कि इसने कोई थेफ्ट की है, या इसके पास कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, जैसे एनडीपीएस केस में जी, आपने कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन है, एक एक होता है ऑन स्पॉट इंटरसेप्ट किया किसी बंदे को, तो आपको है कि इसके पास कुछ नारकोटिक सबस्टांस एंड है, सब्सटेंस, फिर क्या करेंगे, उस बंदे को डिटेन, डिटेन करेंगे। सस्पिशन बेसिस, फिर उसको जो भी उसकी प्रक्रिया है, जहां कोई सस्पेक्ट है उसको पहले कोई थोड़ा इंटेरोगेट करो, उससे पूछताछ होगी,
उसके बाद फिर फॉर्मली उसको अब ये बताओ कैसे होगी। अब किसी को कस्टडी में लोगे जी, तभी होगी, डिटेन करोगे। ये पहले अरेस्ट से पहले वाला प्रोसीजर है। जब आपको ये यकीन हो जाता है कि यार इसको अरेस्ट करना जरूरी है, और जो ऑफेंसेस मैं बता देता हूँ अरेस्ट के लिए, वो 7 ईयर तक अरेस्ट उन्होंने कहा है कि ऑनरली नहीं होगी। ने पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने नहीं करनी है। अवनीश कुमार, स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ जी, बिहार। तो बिहार। ये है। तो उसमें क्या है, अगर आपने 7 ईयर के ऊपर है, जहां आप रिकॉर्ड रीजन करोगे सेटिस्फाई कि भाई इसको अरेस्ट करना जरूरी है, चाहे वो 7 ईयर के तक ही उस ऑफेंस के पनिशमेंट है, तो अरेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको इंटेरोगेट करना है, कोई और पर्पज है, रिकवरी करनी है, कुछ करना है तो, लेकिन आपको क्यों करना है ये उसको पहले उसको नोटिस देना है, नोटिस देना है फिर 41A उसको का। हाँ, फिर उसको बुलाना है, उसके बाद ये एक ये प्रक्रिया है। तो बाकी जो डेथ पेनल्टी वाले केस है, जैसे कुछ केस हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट के, आर अबव दैट 10 ईयर्स है, यस, जो आपको इन केसेस में अरेस्ट ऐसे करना पड़ती है। मर्डर केस है, डकैती है, रेप है, और रेप है, और 500 एक्ट के नीचे है, जी, एनडीपीएस एक्ट के नीचे है, NDPS, हाँ, स्पेशल एक्ट है कोई जो सीरियस हीनियस और जो जिसकी ग्रेविटी ग्रेविटी ऑन ज्यादा है, हायर साइड, हायर तो साइड। उनमें फॉर्म अरेस्ट की जरूरी होती है। दो काम करते हैं, एक तो समाज में ये लाना है कि यार क्रिमिनल शुड नॉट बी लेफ्ट स्कॉट फ्री। तो किसी ने जुर्म किया, आया, जमानत की, और छोड़ दी, हाँ, ऐसा नहीं। एक वो है, एक इन ऑर्डर टू उसकी जो सब सर्विस, जो भी उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज है, उसको आगे रिपीट ना करे, रिपीट ना करे, इसलिए भी एक अरेस्ट जरूर। जरूरी होती है। आप अभी मामला ये आ जाएगा कि अगर किसी को अरेस्ट करना है, अभी पहले अरेस्ट हमने बता दिया कि ये क्यों करना है और कब करना है, अभी कैसे करना है। तो अरेस्ट अगर किसी को आप करना है तो कैसे करना है, उसकी भी आपको पता डीके बसु की जजमेंट है जी, और उसके मुताबिक आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें हाँ, मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है। वो भी उसको एक गारंटी दी गई है। वो आर्टिकल 21 में भी 22 में भी आपको आर्टिकल 22 में भी उसका प्रोसीजर है कि किसी की लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी भी कर्टेल करनी है, दैट शुड बी विद बाय प्रोसीजर, विद लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड। विद लॉ। तो आज तो आपको पता है मेनका गांधी की केस में तो जी, जहां तक हो गया था कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ उसको लॉ। अडॉप्ट करना है। तो उसमें क्या है, अगर किसी को अरेस्ट करना है तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बतानी है, व्हाई ही इज बीइंग अरेस्टेड, वाई इज आपके खिलाफ एफआईआर है या जी, आपके खिलाफ कुछ भी है, तो एक वो प्रोसीजर है। फिर उसको पुलिस ऑफिसर ने अपनी आइडेंटिटी बनानी कि आई एम सच एंड सच, आई एम अरेस्टिंग इन केस ऑफ एफआईआर। और जब उसकी फॉर्मल आपको मीमो बनाना है अरेस्ट, तो उसके नियर रिलेटिव्स, उसके जहाँ कोई फ्रेंड है जो नियर रिलेटिव में, उसको इन्फॉर्म करना है। और जल्दी देखा गया है कि जो भी अरेस्ट मीमो होगा तो उसके नियर रिलेटिव के सिग्नेचर उस पर लेने हैं। किस पे? उस अरेस्ट मेमो। अभी आपने बात कर दी पहले जो सेक्शन 57 कर लिया कि अगर 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट करती है तो 24 आवर्स से पुलिस कस्टडी में नहीं रह सकता आदमी। विद इन 24 आवर्स ही इज accused to be produced before the honorable court, before the magistrate, nearest nearest magistrate। तो वो एक गारंटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी है और हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर भी। अगर इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में लगता है कि नहीं होगी कंप्लीट, देन मैजिस्ट्रेट फिर क्या है, उसको जो आगे उसकी डिटेंशन जो होती है 2 किस्म की है। अगर इन्वेस्टिगेशन चलानी है तो नेचुरल पुलिस कस्टडी इज रिक्वायर्ड। यस, तो पुलिस कस्टडी एक पुलिस रिमांड हो गया, एक जुडिशियल रिमांड हो जाता है। पुलिस रिमांड आप बताओ कितना होगा या कितना होना चाहिए, जो आज पहले करते हैं पुलिस रिमांड जो 15 डेज का जो है मैक्सिमम। और जनरली क्या होता है कि 15 डेज आपको इन कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए, पहले आप ब्रेक में दो 2 दिन का, 7 दिन का, टोटल 15 डेज। तो फिर उसके बाद
तो अगर फिर उसके बाद अगर उसको और चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई होती, है तो 2 पीरियड है, जी, एक 60 डेज है, एक 90 डेज 90 डेज। तो 60 डेज में कौन से आते हैं? तो जो 10 ईयर्स 10 के, इयर्स, लेस देन 10 इयर्स और लाइफ और अप इम्प्रिजनमेंट टू से 10 कम, ईयर्स, हाँ अप अप टू टू 10 10 ईयर्स इयर्स जो ऑफेंसेस होंगे जिसकी पनिशमेंट है, तो उसमें क्या करेंगे हम उसको, जुडिशियल रिमांड में, मतलब 60 डेज, 15 आ गया, 45 और 45 वहां पे आ गया 15 और जितना बाकी है कितना होगा 75, 75 जो डेथ पेनल्टी है अब आप 10 ईयर्स है, जान लाइफ उन ऑफेंसेस में 90। 90 डेज तो जे रिमांड पीरियड, जे इसको हम बोलते हैं रिमांड, रिमांड, जुडिशियल और पुलिस रिमांड। रिमांड। तो जुडिशियल रिमांड को अक्यूज को कहाँ रखना है, ये बताइए। सर ये कोर्ट जेल जो होती हैं, को मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जेल भी जे होती है डिस्ट्रिक्ट हर जेल डिस्ट्रिक्ट है, में, और हमारे जम्मू में सेंट्रल जेल भी है, कोर्ट अम्फला, कोर्ट बलवाल है एक, और हाँ दूसरी आपकी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला, अम्फला में। ये 2 जेल हैं। ये कस्टडी किसकी, जुडिशियल कस्टडी वाला, तो पुलिस कस्टडी ऑब्वियसली पुलिस के पास रहेगी। तो जो जुडिशियल कस्टडी उसको मैजिस्ट्रेट या जज रेगुलेट करता है। ये आ गई आपकी, अगर हो अभी अभी आपका क्वेश्चन ये भी बनेगा सर कि अगर मेरे को 60, एक एक हाँ क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि उसको डिटेन कर सकते हैं जब तक कि एफआईआर नहीं हुई है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई रिकवरी करनी है कुछ, सो उसका भी कुछ टाइम पीरियड है ना, या? रिकवरी कुछ नहीं करनी, वो जस्ट आपको रिटेन जो आप बात कर रहे हो ना जी बिफोर एफआईआर, एफआईआर, हाँ वो जस्ट उसको करना है कि भाई डिटेन, आपको सस्पिशन है, आपको उसको डिटेन करना, भाई रुको भाई, रुको, हाँ आपको उस पर लिखना है, उसको आपको आइडिया कि इसके पास सस्पिशन है, तो आपके पास राइट है कि उसको आप सर्च कर सकते हो डिटेन करके। वो मैंने अरेस्ट की और डिटेंशन की और कस्टडी की डेफिनेशन में फर्क बताया। सर तो इसीलिए फॉर्मल मैं रेस्ट था कि जो है, अगर ज्यादा करती है, पुलिस करती है, दे एक्सीड देयर पावर्स एंड दे कीप द पर्सन विदाउट accused, yes, without FIR for 2-3 days, for 4-5 वो तो days, इलीगल illegal कन्फाइनमेंट है ना, detention, हाँ वो yes, तो 342 आप आईपीसी लग जाएगा उस पे सेक्शन। हाँ जो भी ऐसा करेगा सस्पिशन वाले, या अगर सस्पेक्ट भी है उसको आप उसके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसको इंटेरोगेट कस्टोडियल किया आपने, तो उसको भी 57, यही सेक्शन 57 है। जी, अब मैक्सिमम पीरियड पुलिस को दिया है फॉर कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन, फॉर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन एट देयर ओन at their own, only 24 hours. After that they have to legalize। वो फिर मैंडेट दिया आ जाता है कि मैजिस्ट्रेट ही उस कस्टडी को 24 सर आवर्स। क्योंकि आमतौर पे लोगों को ये पता नहीं होता है, तो वो 2-3-4 दिन भी जेल में काट आते हैं। नहीं जेल में कोई नहीं काट आता, हाँ वो पुलिस अपने पास उनका एक क्या प्रोसीजर है, वो बुला लेते हैं सुबह बुला लेते हैं, उसको बिहाइंड बार नहीं रखना। आजकल वो वाली बात, पुरानी वाली बातें छोड़ दो आप, आज वहां बैठा लेंगे, शाम को उसको छोड़ देंगे, दोपहर को छोड़ देंगे, हाँ पूरा नहीं, फिर दोबारा बुला लेंगे दूसरे दिन, जस्ट कि हम इसको, भाई इसको हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी, वो फॉर्मल रेस्ट नहीं, नई फॉर्मल कस्टडी है, वो ना फॉर्मल डिटेंशन, वो इनकी एक्स्ट्रा जो इनका दूसरा तरीका है वो उसमें है। अगर मैं क्लियर कर दूं आपको, पहले भी है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होनी है आफ्टर लॉजिंग ऑफ फॉर्मल एफआईआर इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, दूसरे भी करेंगे तब भी आपको रिपोर्ट डालने पड़ेगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और हाई सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त है, फंडामेंटल राइट्स, किसी की पर्सनल लिबर्टी उन्होंने दे दिया है। वो केस ललिता कुमारी वाला जी, कि भाई अगर मैं ये नहीं लगवाते हैं एफआईआर, एसपी के पास जाओ 154 के, तो 166 ऑफेंस फिर आप आज नीचे जाओ उसके 156(3) में जाओ, हाँ, तो वो फॉर्मल एफआईआर की डायरेक्शन देंगे लगाने के लिए। उसके बाद हाँ, जहाँ क्या धंधा है, जैसे आपने बात की, एफआईआर नहीं लगाते जी। और हमारे मजिस्ट्रेट भी थोड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जो 156(3) का ऑर्डर ड्रामा में वो क्या पूरा नहीं लिखते, इन्वेस्टिगेट अंडर रूल, inquire under rule, and if the offense made out, well, this is power is with the magistrate to find out from the complaint or application which is filed for seeking direction under 156(3). He has not to delegate the power. यही ललिता कुमारी जजमेंट है, इसी को उन्होंने बार बार किया है। लेकिन कुछ केस एक्सेप्शन में है,
वो कहते हैं कि जस्ट टू फाइंड आउट किन में है मैट्रिमोनियल मैट्रिमोनियल केसेस में कोई इंक्वायरी है, कोई पुलिस ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर है, करप्शन केस है, उसमें PI करनी है। लेकिन ऑर्डिनरी नहीं, जैसे कहीं कोई असॉल्ट का केस है, जहाँ कोई थेफ्ट का केस है, तो आप उसमें क्या करोगे? वो मर्डर केस है। हाँ। आप क्या PI करोगे? आप क्या करोगे? अपने लेवल पे थोड़ा है। वो वाली बात नहीं बनती। तो इसलिए अभी आप आ जाओ, एक आपने डिटेंशन की बात की थी जी। कई बार आपको याद होगा, जहाँ होगा एक पुलिस, एक मैजिस्ट्रेट के पास भी एक प्रोसीडिंग होती है 107, 117 और 151। उसमें अगर एप्रीहेंशन है ब्रीच ऑफ पीस किसी बंदे के से, तो पुलिस एप्रीहेंड करके उसको कि ये बंदा कोई ऑफेंस कर सकते हैं, तो कई बार ऑन द कंप्लेंट ऑफ समबडी, तो कई बार अपने तौर पे भाई यार ये बंदा आगे कर सकता है, तो उसमें वो वाला है 151 करते हैं, वो उसको अरेस्ट करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास बेल बॉन्ड फर्निश करते हैं, बेल बॉन्ड है, या वो लास्ट में वो छोटी बॉन्ड लेके उसको, आपको पता है 6 मंथ उसकी चलती है। एक वो वाली है, तो एक प्रिवेंशन डिटेंशन कौन सी है? अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट है और पब्लिक डिटेंशन एक्ट जो भी सेंटर का है, एक वो वाली डिटेंशन है। हमारी बात किस पे हो गई? हो गई आपकी रिमांड पे भी, थोड़ी कस्टडी पे और डिटेंशन पे। तो अब एक और होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये बड़ा एक चर्चा का विषय, और इसमें सर एक बार मैं भी पूछती हूँ, क्या पता सेम ही ना हो सर, ये भी होता है कई बार छोटा बच्चा है 7 साल से छोटा या 5 साल से छोटा है, और मदर की कस्टडी से जो है वो फादर की कस्टडी में है, तो क्या मदर इलीगल डिटेंशन का फादर के ऊपर केस कर सकती है? नहीं हो सकता। ये गार्डियन जो हमारा लाड़ है जी, तो आपको गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है, फादर इज अ नेचुरल गार्डियन। हाँ, बहुत नेचुरल गार्डियन जी। हाँ, प्रेफरेंस है। देखिए फर्क क्या है, मदर को 5 साल तक दिया गया है, उसको वो कस्टडी है, गार्डियन दोनों है, यस। तो उसको कस्टडी दी गई है, क्योंकि मदर उसका जो उसके बच्चे का ज्यादा वो पालना होता है, उस पर उसकी ब्रिंगिंग है, नरिशिंग कर सकती है, नर्सिंग है, हर किस्म के, वो 5 ईयर्स तक रखे। उसके बाद फादर, उसके फाइनेंस भी चाहिए। हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, पैट्रियार्क की यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, तो उसमें वो दोनों का ही रोल, वो कस्टडी। हाँ, जैसे आप कई बार कस्टडी करते हैं, हैबियस कॉर्पस लगा देते हैं, वही मेरा सवाल। वो हैबियस कॉर्पस मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर आप ये साबित करो कि इलीगल कन्फाइनमेंट में बच्चा रखा है, तो जनरली जो पेरेंट्स के अगेंस्ट, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर हस्बैंड ने हैबियस कॉर्पस के लिए अप्रोच किया हो, जहाँ वाइफ ने किया हो, तो अपोजिट जो भी हो उसको नोटिस जाता है, ब्रांड नहीं जाएगा उसमें, वो नहीं होता कि पुलिस नहीं इन्वॉल्व करेगी उस बच्चे को। उसको हम ऐसे हाई कोर्ट अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सरसाइज करता है कि जी ऐसे जैसे लोअर कोर्ट करता है अंडर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, वो भी हैबियस कॉर्पस की जो भी उसके बाद प्रॉपर्टीज होगी, वो उसकी जो बड़ी कंफर्टेबल, मतलब वेलफेयर के लिए, कपल के वेलफेयर के, ताकि मैट्रिमोनियल टाइज में कोई फर्क ना हो जाए, कोई मतलब उस किस्म की, वो काफी सेंसिटिव होके मतलब सारा देख के वो इन मैट्रिमोनियल मैटर्स में गार्डियन एंड वार्ड्स हैं, चाइल्ड कस्टडी के माने बड़े तो हम इसी तरीके से आपके साथ जो है लॉ की वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे आपको भी समझ आए और आप आगे भी समझा सकें, क्योंकि लॉ प्रैक्टिस यही है, समझना और समझाना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब का बटन दबाएं और शेयर करें। नेक्स्ट टाइम वी विल कम अगेन विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।